वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs जो कि DDU यूनिवर्सिटी के हैं और ये 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का है और इसमें जो है 40 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलते हैं और इस तरीके से जो है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि स्पेशल टाइप ऑफ रूट ऑफ साइकस इज, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लिया गया है आपका कहाँ से, जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म्स जब मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टर्स उसके बताए थे, तो मैंने बताया था कि वहाँ पे साइकस, स्पाइनस, ये सारे मेंबर्स आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एक मिनट, हम लोग PPT फिर से ओपन कर लेते हैं। तो आप साइकस और पाइनस पढ़ के जाएंगे क्योंकि इसके बहुत सारे जनरल ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसपे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशल टाइप जो रूट का होता है साइकस के अंदर वो क्या होता है, तो जब हमने आपको साइकस पढ़ाया था, तो मतलब जब हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि साइकस का जो प्लांट होता है उसमें 2 तरीके की रूट होती हैं। मेन जो रूट होती है उसे कहते हैं टैप रूट, वो टैप रूट होती है और उसका जो फॉर्मेशन होता है वो रेडिकल से होता है। लेकिन एक स्पेशल टाइप की रूट होती है जो कि फोटो पॉजिटिव जियोट्रॉप, फोटो के लिए पॉजिटिवली जो है कि फंक्शन करती है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जैसे जब भी हम रूट की बात करते हैं तो रूट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। मतलब ये क्या है, निगेटिव टू फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव होता है किसके लिए, फोटोट्रॉपिज्म के लिए। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल टाइप का रूट होता है जो कि साइकस में देखने को मिलता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। मतलब कि सनलाइट के या जो लाइट का डायरेक्शन होता है उस साइड में ग्रोथ करता है। तो वो स्पेशल टाइप का जो रूट होता है वो होता है कोरोलाइट रूट्स और इसी रूट्स में नॉनस्टॉक और एनाबीना का जो है कि एनाबीना भी पाए जाते हैं इसी रूट्स में, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको मतलब कि शो करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नॉनस्टॉक और एनाबीना, और जो आपका साइकस का प्लांट है वो उसे रहने के लिए स्थान और फूड प्रोवाइड करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, एडवेंटिशियस रूट, माइक्रोबियल रूट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स और लास्ट में क्या है, कोरोलाइट रूट्स। तो कोरोलाइट रूट्स जो होते हैं वो वाले रूट्स होते हैं जहां पे नॉनस्टॉक एनाबीना पाए जाते हैं और ये स्पेशल फीचर्स है किसका, साइकस का। नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स भी इसको कह सकते थे, ये भी कहीं ना कहीं सही ऑप्शन, क्योंकि नॉनस्टॉक और एनाबीना भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप का जो रूट्स का उसका जो नाम होता है वो कोरोलाइट रूट्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आपका जो माइक्रोबियल रूट्स है, माइक्रोबियल रूट्स तो माइक्रोबियल रूट्स भी एक प्रकार का ऐसा रूट कह सकते हैं जहाँ पे माइक्रोबियल जो है कि साथ में रहते हो, तो वो माइक्रोबियल रूट से। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, जब रेडिकल के स्थान से रूट्स ना निकल के प्लांट के किसी और पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जाता है कोरोलाइट रूट्स। क्यों हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टडी ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन। जब हम पोलन ग्रेन की मेडिकल एस्पेक्ट पे स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन लिया गया है लास्ट यूनिट आपकी जो है पैलिनोलॉजी, वहां से आपकी जो लास्ट यूनिट है पैलिनोलॉजी, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप पोलन ग्रेन की स्टडी करते हो इन रिस्पेक्ट टू मेडिसिनल के, जैसे कि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, कभी कभी सिरप वगैरह के फॉर्म में यूज़ करते हैं, एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जब हम मेडिसिनल एस्पेक्ट के बारे में या किसी रोग की इलाज के लिए हम लोग जब पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं तो उस साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेट्रोपैलिनोलॉजी, सेकंड में दिया है मेलिसोपैलिनोलॉजी, थर्ड में दिया है एरोपैलिनोलॉजी और फोर्थ में दिया है कॉप्रोपैलिनोलॉजी। तो लेट्रोपैलिनोलॉजी ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि लेट्रोपैलिनोलॉजी क्या है, ये साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हमने पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। मेलिसोपैलिनोलॉजी क्या है कि जब हम इंसेक्ट की जो हनी होती है, मतलब कि जो हमारी बीज की हनी होती है, वहां पे जब हम पोलन की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मेलिसोपैलिनोलॉजी। थर्ड आपका है एरोपैलिनोलॉजी, जब हम लोग एयर में पोलन की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एरोपैलिनोलॉजी। कॉप्रोपैलिनोलॉजी का मतलब क्या है, जब हम एनिमल स्क्रीटा या कह सकते हैं कि
एनिमल स्क्रीटा या फिर मान लो कि किसी एनिमल्स की जो है डंक वगैरह में जो है कि जब हम स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन की, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉप्रो। कॉप्रो वर्ड ही यूज किया जाता है डंक के लिए या फिर कह सकते हैं कि स्क्रीटा के लिए। तो जब एनिमल स्क्रीटा पे हम स्टडी करते हैं पोलन ग्रेन की, तो उसे कहते हैं कॉप्रो पैलिनोलॉजी। तो इस तरीके से चारों पैलिनोलॉजी हो सकता है डीडी यूनिवर्सिटी में मेडिसिनल एस्पेक्ट में पूछा है, आपकी यूनिवर्सिटी में मेलिसो पैलिनोलॉजी पूछ दे कि मतलब जब आप हनी के जब बी के हनी में स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है। मान लीजिए पूछ देता है कि जो कॉप्रो पैलिनोलॉजी है वो पॉलन की स्टडी किस चीज़ में की जाती है, तो उसे कॉप्रो पैलिनोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपको हर का लिखना है कि लेट्रोपैलिनोलॉजी मेडिसिन है, मेलिसोपैलिनोलॉजी में क्या है, हनी है, उसके बाद एरोपैलिनोलॉजी में क्या है, एयर है, और कॉप्रोपैलिनोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे काउ डंक या फिर जो एनिमल एक्सक्रीटा में जब पोलन की स्टडी की जाती है तो उसे कहते हैं कॉप्रोपैलिनोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द टर्म एपोमिक्सिस वाज क्वाइंड बाय। जो टर्म एपोमिक्सिस है वो किसने दिया था? तो ऑप्शंस आपका क्या है, स्ट्रासबर्गर है, नवाशीन है, पी माहेश्वरी है और हैंस एल्बर्ट कार्ल विंकलर है। तो एपोमिक्सिस जो है ये जो एपोमिक्सिस वर्ड है इसकी जो डिस्कवरी किसने की थी? एपोमिक्सिस वर्ड सबसे पहले कॉइन किया था विंकलर ने। विंकलर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले एपोमिक्सिस टर्म बताया था। मैंने आपको बताया था, एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाई थी एपोमिक्सिस के ऊपर कि एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक रिप्रोडक्शन हो लेकिन वहाँ पे गैमेट्स का मिक्सिंग ना हो, वहाँ पे विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखने वाला रिप्रोडक्शन हो, लेकिन वो जेनेटिकली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। मतलब कि ना तो यहाँ पे मियोसिस और फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रोसेस होती है जहाँ से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है वो स्टेप्स मिस होता है। कभी कभी वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस हो जाता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और कभी कभी ना मियोसिस होता था ना फर्टिलाइजेशन होता था। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप जाके एक बार एपोमिक्सिस वाले वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट में क्या है कि एपोमिक्सिस का मतलब देख लिया। स्ट्रासबर्गर जो थे इनका पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह में इनका थोड़ा सा योगदान, इनका वहाँ पे योगदान था, और जो है कि कह सकते हैं कि यहाँ इनका योगदान जो है कि सेल डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में था। माइटोसिस के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो ये वहाँ वाले साइंटिस्ट थे। नवाशीन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। डबल फर्टिलाइजेशन वही वाला इवेंट जहाँ पे हमने देखा था कि एक मेल गैमेट से एक जो है फीमेल एक के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। वहीं पे हमारे पास जो डबल हमारे पास जो डिप्लॉयड प्राइम वो होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, वो जब मेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन करता है तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल्स बनाता है। तो इस तरीके से जो डबल फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस है उसके बारे में नवाशीन ने बताया था। जो पी माहेश्वरी है इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था प्लांट के जो पोलन जर्मिनेशन के लिए आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटली जो है लैबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कराने में इनका पी माहेश्वरी जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है विंकलर, क्योंकि विंकलर ने ही एपोमिक्सिस टर्म दिया था और एपोमिक्सिस के बारे में मैंने आपको इन शॉर्ट में चीज़ें बता दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन 3 हो जाता है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है, बाकी सारे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है और वो वाला ऑप्शन क्यों सही है, उससे रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देख के ही क्वेश्चन किसी भी कॉलेज के सॉल्व करने हैं। चाहे आप देखिए, आपको अगर आपको समझना है कि आपके यहाँ का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर यूनिवर्सिटी के जहाँ पे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब लागू कर दी गई है, हर उस यूनिवर्सिटी के PYQs आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस पे हो, चाहे वो सब्जेक्टिव बेस पे हो, किसी भी बेस पे हो। आपके यहाँ किसी भी तरीके से पेपर पैटर्न हो, लेकिन आपको PYQs हर यूनिवर्सिटी के सॉल्व करने हैं। बेनिफिट्स क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है और आपने जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको वो एरिया समझ में आ जाएगा जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो। जो एग्जामिनर का इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो हमेशा सेम होता है। तो आप अगर PYQs भी करते हो, अगर ऑब्जेक्टिव भी करते हो, तो आपको सब्जेक्टिव के भी आइडियाज़ आएंगे, और अगर आप सब्जेक्टिव करते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव के भी आइडियाज़ मिलेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाएगा। फिर लास्ट में जब एग्जाम टाइम में आपको ये नहीं पूछना होगा कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आपको
आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड ऑफ। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो किस चीज़ को लीड करता है, किस चीज़ को प्रमोट करता है, किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है। पहला ऑप्शन है ओवर ब्रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है आउट ब्रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है इन ब्रीडिंग और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले बात आती है कि सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स होता क्या है। तो सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे एक ही प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, मेल और फीमेल सेम फ्लावर पे होने चाहिए और उनमें इस तरीके की पोजीशन होनी चाहिए कि अगर मेल से पोलन गिरे तो वो फीमेल के स्टिग्मा तक पहुँचे। ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो प्लांट कंप्लीट करता है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट होता है। जैसे हमने पढ़ा था कैस्मोग्लारस फ्लावर्स और जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमने क्या पढ़ा था कि ये फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते। हमेशा बंद होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेल और फीमेल साथ में रहेंगे तो यहाँ पे बाहर से पोलन आने की कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि हमारा स्टिग्मा ओपन ही नहीं होता कि बाहर से पोलन से पॉलिनेट करे। तो सेल्फ पॉलिनेशन किस चीज़ को प्रमोट करता है, इसके बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओवर ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? ओवर ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि वो लाइफ टाइम में 10 बेबीज पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। मान लो कि कोई एनिमल है, हम एक डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो अपनी लाइफ साइकिल में 20 जो है पपीज़ को पैदा कर सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हमको वो मान लो कि वो जो डॉग है वो बहुत अच्छी ब्रीड का है, तो हमें बहुत ज़्यादा बच्चे चाहिए जिससे हम के पास आसानी से सेल कर सकें। तो डॉग की इतनी अच्छी वेराइटीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पर क्या होता है कि जो मदर होती है उसको कुछ इस तरीके से इंड्यूस किया जाता है कि वो नंबर ऑफ जो बेबीज़ है वो ज़्यादा हो उनके पैदा। उससे क्या होता है कि जो मदर होती हैं, जो बच्चे होते हैं, दोनों का हेल्थ को जो है कि दोनों के हेल्थ को क्या होता है कि हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमें अपना पैसा बनाने से ज़रूरत है, हमें क्या है कि हमें ज़्यादा बच्चे चाहिए, हमें उस पपीज़ के ज़्यादा बच्चे चाहिए, हमें काऊ के ज़्यादा बच्चे चाहिए जो अच्छी वैरायटी के हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे चेंजेस उनके हार्मोनल वगैरह करते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ओवर ब्रीडिंग, ओवर का मतलब अधिक, ब्रीडिंग का मतलब बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग बढ़ा देते हैं, ओवर ब्रीडिंग कराई जाती है। नेक्स्ट में क्या है, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं आउट ब्रीडिंग को आप किसी और टर्म में कह सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग प्लांट के या दो अलग अलग जेनेटिक मेकअप की गैमेट्स मिलते हैं तो वो वाला जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो जो ब्रीडिंग होती है उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग। नेक्स्ट में क्या है, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा फ्लावर है, मान लीजिए कि जो हमारा फ्लावर है इसमें जो ये मेल गैमेट्स मेल जो हमारे पास गैमेट बनेगा यहाँ पे, और जो हमारे पास फीमेल गैमेट्स यहाँ पे बनेगा, वो दोनों जेनेटिकली सेम रहेंगे क्योंकि वो सेम फ्लावर के जो है कि कंपोनेंट है, एक प्लांट के कंपोनेंट है, तो उनके जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सेम होगा। तो जेनेटिक मेकअप सेम है तो बार बार अगर इन्हीं में फर्टिलाइजेशन होता रहेगा तो इनमें बहुत सारे ऐसे डिजीज़, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्रेशंस कह सकते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से कहा जाता था। जब बार बार एक ही वेराइटीज़ के या एक ही जेनेटिक मेकअप को साथ में हम लोग पॉलिनेट कराते हैं या फर्टिलाइज कराते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उनके अंदर कुछ इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस मतलब कुछ कमियाँ आने लगती हैं, उनकी जो वाइबिलिटी है, उनकी जो रेजिस्टेंसी है, वो सारी चीज़ें कम होने लगती हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन किस चीज़ को प्रमोट करता है, इन ब्रीडिंग को प्रमोट करता है। मतलब कि सेम स्पीसीज में ब्रीडिंग होगी, अरे सेम जो है कि जेनेटिक मेकअप में ब्रीडिंग होगा, इसी को कहते हैं इन ब्रीडिंग। जब सेम जेनेटिक मेकअप में ब्रीडिंग होती है या क्लोजली रिलेटेड जेनेटिक मेकअप में ब्रीडिंग होती है तो उसे कहते हैं इन ब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेशन किसको प्रमोट करता है, इन ब्रीडिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट डेवलप फ्रॉम। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट का डेवलपमेंट किससे होता है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्ब्रियोलॉजी से, जो आपकी 7th यूनिट है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फ्लावर के किस पार्ट से आगे चल के कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो उसी से क्वेश्चन दिया है कि जो सीड कोट होता है, क्या होता है, सीड कोट होता है, इसका फॉर्मेशन किस पार्ट से होता है, कौन सा पार्ट आगे मैच्योर होकर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है? सबसे पहला पार्ट है चेलेजा, दूसरा है ओव्यूल, तीसरा है एम्ब्रियोसैक, चौथा है इंटीगुमेंट। चेलेजा क्या था, हमने जब देखा था किसका स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था, तो कुछ इस तरीके से हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट थे।
यहाँ पे हमारे पास क्या था, अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था। ऐसे कुछ सिंपल सा एम्ब्रियो हमारे पास, ओव्यूल हमारे पास प्रेजेंट था। ओव्यूल में हमने देखा था कि जो ये रास्ता वाला हिस्सा है इसे हमने कहा था माइक्रोपाइलर रीजन, इसे हमने क्या कहा था, माइक्रोपाइलर रीजन। और वहीं पे जो हमारा इसके अपोजिट वाला, इसके सामने वाला जो रीजन था, इसे हमने क्या कहा था कि ये रीजन है चैलेजल रीजन। कौन सा रीजन है, ये रीजन है चैलेजल रीजन। तो चैलेजल रीजन जो है वो सीड इंटीग्यूमेंट नहीं बनाता, ये आगे चल के खत्म हो जाता है। ये एक पोजीशन है जिसे हम लोग चैलेजल रीजन कहते हैं। ओव्यूल क्या है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल जो है वो आगे चल के मॉडिफाइड होकर सीड का फॉर्मेशन करता है, ना कि सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जो होता है मतलब वो वाला स्ट्रक्चर जो हमने इस तरीके से देखा था कि यहाँ पे हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल्स थी, 2 हमारे पास बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस था, और यहाँ पे हमारे पास एक्स सेल्स थे, और बगल बगल में क्या था, सिनर्जिड सेल्स थे। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक में आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इसी से क्या बनता है, एंडोस्पर्म्स बनते हैं, ना कि सीड कोट बनते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका बचता है इंटीग्यूमेंट्स। जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल के, यहाँ पे होना चाहिए था ओव्यूल इंटीग्यूमेंट्स। ओव्यूल का जो इंटीग्यूमेंट होता है वही आगे चल के सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, मतलब सीड कोट इज डेवलप फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल्स। ठीक है, जो आवरण होता है ओव्यूल का, बीजांड का, उसी से आगे चल के जो है बीजावरण या जिसे हम लोग कहते हैं सीड कोट, उसका फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई। अब यहीं पे अगर कोई पूछ देता कि फ्रूट का जो वॉल होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो ओवरी की वॉल होती है उससे आगे चल के फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स और किसका फ्यूजन रहता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। या कह सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक जो सेल्स होती हैं उनसे आगे चल के हमारे पास एंडोस्पर्म बनता है। एम्ब्रियो किससे बनता है, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। कैलिक्स और कोरोला का क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला आफ्टर फर्टिलाइजेशन या कह सकते हैं आफ्टर पॉलिनेशन झड़ जाते हैं। हमारे पास स्टिग्मा और स्टाइल भी खत्म हो जाता है। ओवरी बची रहती है, उसके अंदर ओव्यूल बनता है, वहाँ पे सीड बनता है, और ओवरी क्या करती है, फ्रूट बनाती है। एंथर भी कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, आपका जो स्टेमन है वो भी खत्म मतलब हो जाता है। तो ये था कि आगे चल के कौन सा पार्ट क्या बनाता है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, वो भी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे आंसर को फाइंड आउट करने में, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द नेम पेरिस्पर्म्स इज गिवन टू देम। जो पेरिस्पर्म वर्ड है वो किस चीज़ के लिए का यूज़ किया जाता है, तो 2 वर्ड होते हैं। हम एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक होता है पेरिस्पर्म्स और दूसरा होता है पेरिकार्प। 2 वर्ड होते हैं, पेरिस्पर्म्स और पेरिकार्प। पेरिकार्प वर्ड उसलिए यूज़ किया जाता है जो फ्रूट की कवरिंग होती है, जो फ्रूट की कवरिंग होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेरिकार्प। उसमें 3 हिस्से होते हैं, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। लेकिन यहाँ पे हमको बात करनी है किसके बारे में, पेरिस्पर्म्स के बारे में। स्पर्म वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सीड से रिलेटेड बातें पढ़ करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव में जो आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है रिमेंट ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम लोग पेरिस्पर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट में दिया है पेरिफेरल न्यूसेलस। जो न्यूसेलस पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म्स। नेक्स्ट में दिया है डिसइंटीग्रेटेड एंटीपोडल सेल्स। डिसइंटीग्रेटेड एंटीपोडल सेल्स, तो जो एंटीपोडल सेल्स खराब हो जाती हैं, मतलब जो 3 एंटीपोडल सेल्स हमने देखे थे वो जब खराब हो जाती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये पेरिस्पर्म है। ये लास्ट ऑप्शन है डिसइंटीग्रेट सिनर्जिड सेल्स। जब एक्स सेल्स में फ्यूजन हो जाता है तो सिनर्जिड सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म्स। तो इन सारे ऑप्शन में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे करेक्ट ऑप्शन या कह सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं उसमें से जो न्यूसेलस की सेल्स यूज़ नहीं की जाती हैं, हमने देखा था कि हमारे पास ओव्यूल था, ओव्यूल में बहुत सारी न्यूसेलस की पूरी सेल्स फिल्ड हुई थी, और ये न्यूसेलस के सेल्स में कोई एक सेल्स मॉडिफाइड होकर मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव कर रहा था। बाकी की कुछ न्यूसेलस की सेल एज ए न्यूट्रेंट की तरह फॉर्म में यूज़ की जाती थी, लेकिन जो रिमेंट ऑफ न्यूसेलस है उसे ही हम लोग आगे चल के मैचुरेशन के बाद उसे हम लोग पेरिस्पर्म्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, द वुड ऑफ साइकस इज।
हमने ये क्वेश्चन आया है जिम्नोस्पर्म से। जब जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे तो हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में दो तरीके की लकड़ियाँ होती है, दो तरीके के वुड होते हैं। पहला हमने पढ़ा था कि ये मेनोजाइलिक होते हैं, दूसरा हमने पढ़ा था कि ये पिक्नोजाइलिक होते हैं। मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक दो तरीके की हमें वुड्स देखने को मिले थे इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जो मेनोजाइलिक वुड थे वो क्या थे, सॉफ्ट थे, वो क्या थे, कमज़ोर थे, वो उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी। और वहीं पे जो पिक्नोजाइलिक वुड थे उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत ज़्यादा जो है कि स्ट्रॉन्ग थे, उससे फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते थे। लेकिन मेनोजाइलिक में ऐसी चीज़ें नहीं थी। क्यों नहीं था? क्योंकि मेनोजाइलिक जो वुड्स होते हैं उनके पिथ काफ़ी इनलार्ज होते हैं और आपको पता है पिथ क्या होते हैं, पैरेंकाइमेटस नेचर के होते हैं। तो पिथ अगर पैरेंकाइमेटस नेचर का है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस या फिर कह सकते हैं जो उनकी ड्यूरेबिलिटी है वो सारी चीज़ें बहुत कम हो जाती है। और आपने साइकस का प्लांट अगर अपने कॉलेज में गार्डन में कहीं देखा भी होगा तो देखेंगे आप उसकी स्टेम जो है वो बहुत वीक होती है और वो कम्प्लीटली कवर होती है किससे, माइन्यूट स्केली लीफ से कवर होती है। तो जो मेनोजाइलिक वुड होती है वो ऐसी वुड होती है जिनके ऊपर क्या जो कि सॉफ्ट होती है और साइकस में पाई जाती है। पिक्नोजाइलिक वुड जो है वो कॉम्पैक्ट वुड होती है और ड्यूरामन तो जो है कि आपने एंजियोस्पर्म में देखा था कि ड्यूरामन्स क्या होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन एंजियोस्पर्म्स एंडोस्पर्म्स इज, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म किस तरीके का होता है। तो ये बात तो हमने बहुत बार देख ली, डिफरेंस आज देख लेते हैं। डिफरेंस भी हमने देखा था लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म्स में ये डिफरेंस होता है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होता है वहाँ पे जब भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये बिफोर द फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले ही एंडोस्पर्म्स बन जाते हैं और वहीं पे हमारा जो एंजियोस्पर्म्स होता है यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इससे डिफरेंस क्या हुआ कि अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या एम्ब्रियो सैक देख लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो सैक था जिसमें हमारे पास एंटीपोडल सेल्स थे, हमारे पास सेंटर में क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस था और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास एग सेल्स और सिनेड्रेट सेल्स थी। ये बात हो रही है एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स में क्या था कि ये सेंटर की दो सेल्स फ्यूज कर लेती हैं और 2n कंडीशन बनाती हैं। ये 2n सेल्स जो जैसे कि हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये न्यूक्लियस फिर से मेल गैमेट से फ्यूज करती हैं और यहाँ पे 3n या ट्रिप्लॉइड जिसे कहते हैं, ट्रिप्लॉइड्स एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अभी तक हमने जो बात की थी वो था एंजियोस्पर्म्स। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के बारे में तो मान लो कि ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे हमारे पास एंटीपोडल सेल्स मान लीजिए, ये हमारे पास सेंटर सेल्स है और ये हमारे पास एग सेल्स और सिनेड्रेट सेल्स है। एक बार सपोज कर लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं बनता है, यहाँ पे प्राइमरी न्यूक्लियस ही, ये जो प्राइमरी न्यूक्लियस है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन यही आगे चल के क्या करता है, एंडोस्पर्म बनाता है। ना तो कोई फ्यूजन होता है ना तो कोई फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो एंडोस्पर्म्स होता है वो हैप्लॉइड होता है और वहीं पे इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म्स होता है वो क्या होता है, वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म्स का। एंडोस्पर्म्स को ही जो है कि एंडोस्पर्म्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म्स ही कहलाता है हिंदी में क्या, भ्रूणपोष। जो कि बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रोवाइड करे उसे हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष और उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म्स। बात समझ में आई? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार्क इंक्लूड ऑल द टिश्यूज। बार्क जो होता है प्लांट का, आपने भी बार्क को हिंदी में हम लोग छाल कहते हैं। प्लांट की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। आज मेरे बोर्ड को पता नहीं क्या ही हो गया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बार्क जो होता है वो क्या होता है, एक बार इसको समझते हैं। आपने अगर किसी भी स्टेम को इस तरीके से कट किया होगा, आपने किसी भी स्टेम को इस तरीके से कट अगर किया तो आपने क्या देखा कि उसमें क्या है कि सेंटर में सेकेंडरी जाइलम वगैरह चीज़ें प्रेजेंट है, पिथ वगैरह प्रेजेंट है। उसकी बाहर की जो लेयर होती है, जैसे कि मान लो कोई स्टेम हम लोग ऐसे देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाहर जैसे कुछ कटा कटा सा दिखता है, ऐसे लगता है कि कुछ छाल उभरा उभरा सा स्ट्रक्चर कटा कटा सा दिखता है। जैसे नीम की छाल होती है उससे दवा वगैरह बनती है, कटहल की छाल हम लोग देखते हैं। तो जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम के बाहर
आउटसाइड द वैस्कुलर सिस्टम जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, बार्क कहलाती हैं। अब एक बात दिमाग में याद रखिए कि हमारे पास ये मान लो अगर हमारा वैस्कुलर सिस्टम है तो वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी। सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, ये हमारे पास प्रेजेंट था पित्त। सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, पित्त प्रेजेंट था। पित्त के बाहर हमारे पास क्या था, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। वैस्कुलर बंडल में इनर साइड में हमारे पास जाइलम प्रेजेंट था और आउटर साइड में हमारे पास फ्लोएम प्रेजेंट था। और ये जो लेयर दिखाई जा रही है, ये जो लेयर दिखाई जा रही है, ये लेयर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम की बैंडिंग के बाद बाहर हमारे पास प्रेजेंट होती है क्या, फ्लोएम। बाहर हमारे पास प्रेजेंट होती है फ्लोएम। ये अंदर वाली क्या है, जाइलम है, और बाहर वाली क्या है, फ्लोएम है। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जाइलम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जाइलम की जो नई सेल्स बनती हैं वो अंदर की तरफ ग्रोथ करती हैं, और वहीं पे जो फ्लोएम की सेल्स नहीं बनती हैं वो बाहर की तरफ ग्रोथ करती हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारे पास फ्लोएम है और ये जो है वाइट कलर का हमारे पास क्या है, जाइलम है। ये हमारे पास जाइलम है और यहाँ पे सेंटर में क्या है, कैम्बियम स्ट्रिप्स है, वैस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास जब जाइलम, यहाँ के जो जाइलम की सेल्स हैं, ये जब आगे ग्रोथ करेंगी तो इनका साइज ऐसे बढ़ेगा, इनका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, और वहीं पे हमारी जो फ्लोएम के सेल्स हैं वो जब ग्रोथ करेंगे तो इनका साइज इस तरीके से बढ़ेगा। मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गई कि ये हमारे पास हो गई प्राइमरी फ्लोएम, और ये हमारे पास हो गई सेकेंडरी फ्लोएम, और ये हमारे पास हो गई सेकेंडरी जाइलम, और ये हमारे पास हो गई प्राइमरी जाइलम। मतलब कि ये सेल्स अंदर बढ़ेंगी और ये सेल्स बाहर की साइड बढ़ेंगी। तो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सेल्स बार्क बनाती हैं। तो इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है। अब सेकेंडरी जाइलम के बाहर क्या होगा, पेरिसाइकल होगा। पेरिसाइकल के बाहर क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा। एंडोडर्मिस के बाहर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा, और कॉर्टेक्स के बाहर क्या होगा, पेरिडर्म होगा, जिसमें कि पेरिडर्म क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है। पेरिडर्म इज मेड अप ऑफ फैलम, फेलोजन एंड जो है कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वहाँ पे जो आपका सारा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बार्क में इंक्लूडेड होता है। मतलब कि सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स के बाद जो है कि पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद आपकी जो बाहर की लेयर है जिसे हम लोग फैलोडर्म कहते हैं, वो सारी की सारी मिलकर क्या बनाती है, बार्क बनाती हैं। तो ऑप्शन क्या है, लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, दिया है लाइंग आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। जो बार्क होती है वो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर के साइड में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट में क्या है, फॉर्म्ड बाय द वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम द्वारा बनती है। लास्ट में क्या, थर्ड में क्या है, फैलम एंड फैलोडर्म से इनका फॉर्मेशन होता है। लास्ट में है कि फैलोजेन से इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक्चुअल में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए। यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बार्क बनाती हैं। इसका मतलब जो कंप्लीट कॉम्पैक्ट वुड होता है वो मेनली क्या होता है, जाइलम होता है, उसमें भी सेकेंडरी जाइलम मेनली होता है। तो ये हो गया बार्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनमें से किसको हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। पहला है टेरिडोफाइट्स, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है जिम्नोस्पर्म्स और चौथा है एंजियोस्पर्म्स। तो ये क्वेश्चन है आपके आर्चिगोनिएट्स वाले पार्ट का, मतलब फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन से प्लांट ग्रुप को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है कि ये सरीसृप हैं, क्या है, इनको कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये एक ऐसे पहले लैंड प्लांट थे जो कि पहले ऐसे प्लांट थे जो कि लैंड हैबिटेट पे रहते थे, और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की नीड पड़ती थी। इसलिए इनको कहा जाता है कि इनको वाटर और जो है कि फ्री सरफेस लैंड दोनों की नीड होती थी, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फेनोरोगैम्स। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, अरे सॉरी, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स इन बीइंग। ब्रायोफाइट्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि उसे टेरिडोफाइट से अलग बनाती हैं? ब्रायोफाइट्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उसे टेरिडोफाइट से अलग बनाती है? जैसे मेरी वाली अलग है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपकी वाली को उसकी वाली से अलग करती है? वही चीज़ें हो गई। तो नॉन वैस्कुलर है ब्रायोफाइट, इसलिए वो टेरिडोफाइट से अलग है, या फिर उसके पास सीड प्रेजेंट है, या फिर वो वैस्कुलर है, या फिर उसके पास क्या है, स्पोरोफाइटिक नेचर का है वो। तो यहाँ पे दिया है ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स इन बीइंग। ब्रायोफाइट्स के पास ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो टेरिडोफाइट से अलग है? तो नॉन वैस्कुलर जो सिस्टम है, नॉन वैस्कुलर सिस्टम जो है वो ब्रायोफाइट्स को अलग करता है टेरिडोफाइट से। ब्रायोफाइट्स के पास ना तो जाइलम है ना तो फ्लोएम है, वहीं पे टेरिडोफाइट्स के पास जाइलम फ्लोएम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए जो है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। यही ऐसा फीचर्स है जो कि ब्रायोफाइट्स के पास नहीं है और टेरिडोफाइट्स के पास प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लिवरवर्ट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू। लिवरवर्ट्स क्या है? हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला हमने पढ़ा था लिवरवर्ट्स, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हॉर्नवर्ट्स, और लास्ट में हमने पढ़ा था मॉसेस। तो ये तीनों जो है ब्रायोफाइट्स के ही मेंबर हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स और मॉसेस। एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेस। तो एक बात आप मुझे बताइए कि जैसे कि हम सारे ह्यूमन एक दूसरे से सिमिलर हैं, ठीक है, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे इंडिया में रहता हो, चाहे वो अफ्रीका में रहता हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, कहीं भी रहता हो, हम सब ह्यूमंस हैं, मतलब हम सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उसी तरीके से चाहे एल्गी हो, चाहे लाइकेन्स हो, चाहे मॉसेस हो, चाहे फंगस हो, ये सारे क्या कहे जाते हैं, मतलब फंगी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये अलग किंगडम का है, लेकिन ये सारे क्या हैं, सेम प्लांट किंगडम के मेंबर है, मतलब कि ये सारे प्लांट्स किंगडम के मेंबर है, मतलब प्लांट है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं। लेकिन एक ह्यूमन, जैसे कि हमारे इंडिया में कोई एक सिटी ले लीजिए, हमारे इंडिया में कोई एक सिटी ले लीजिए, या कोई एक गांव ले लीजिए, कोई एक फैमिली ले लीजिए, उसके मेंबर एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री के मेंबर। तो उसी तरीके से जो ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस थी, एक था हमारे पास क्या, लिवरवर्ट्स, और जो है हॉर्नवर्ट्स, और जो है मॉसेस, वो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होंगी एज़ कम्पेयर टू एल्गी और जो है लाइकेन्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जाता है मॉसेस। मॉसेस क्या है, इसे हम लोग कहते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा किसका में, ब्रायोप्सिडा को नॉर्मली मॉसेस कहते हैं, और ये दोनों लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों के दोनों ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैमा कप इज फाउंड इन, ये भी फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन लिया गया है फर्स्ट यूनिट से। गैमा कप्स जब हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये रिप्रोडक्शन गैमा कप के द्वारा भी करते हैं। गैमा कप क्या होता है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर में ही आगे चल के रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। इसमें कुछ स्पोर्स वगैरह बनते हैं, तो उसके वजह से डिस्पर्सल वगैरह होता है, तो लेकिन ये एसेक्सुअल या कह सकते हैं वेजिटेटिव तरीका ही है रिप्रोडक्शन का, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वगैरह नहीं होते। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, मार्केंसिया जो एक मेंबर है, जो कि किसका मेंबर है, लिवरवर्ट्स का मेंबर है। लिवरवर्ट्स में हमने 2 मेंबर पढ़े थे, रिक्शिया और मार्केंसिया। तो मार्केंसिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, गैमा कप फॉर्मेशन होना। ठीक है, अदर ग्रुप में भी होता है, लेकिन गैमा कप का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मार्केंसिया को ही माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हॉर्नवर्ट्स इज कॉल्ड, हॉर्नवर्ट्स इज कॉल्ड, इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जिससे हम लोग हॉर्नवर्ट्स के रूप में जानते हैं, या फिर इसे हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रिक्शिया, दूसरा है मार्केंसिया, तीसरा है एंथोसिरास और चौथा है स्पैग्नम। जो रिक्शिया और मार्केंसिया हैं ये दोनों लिवरवर्ट्स हैं, मतलब लिवरवर्ट्स या हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर हैं। वहीं पे एंथोसिरास जो है वो एंथोसिरोप्सिडा का मेंबर है, या फिर ये हॉर्नवर्ट्स का मेंबर है। तो एंथोसिरास जो है वही किसका एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है किसका, हॉर्नवर्ट्स का। हॉर्नवर्ट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर, इसका आप स्पोरोफाइट देखेंगे तो आपको सींग लाइक या हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइटिक होता है, इसकी इंटरकैलोरी ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होती है, ये इंटरकैलोरी ग्रोथ करके हमेशा अपने कैप्सूल की साइज को बढ़ाते रहते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्नवर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्लब मॉस इज बिलोंग टू, जो क्लब मॉस है ये बिलोंग करते हैं किस चीज से? तो आपको यहाँ पे क्लब मॉस देखते ही लगा होगा कि ये क्या है, मॉसेस हैं, और मॉसेस है इसका मतलब क्या, ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं। लेकिन क्या सिल्वर फिश है?
या स्टार फिश है लेकिन उसके नाम में तो फिश लिखा गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स होते हैं जिनकी किसी एक कैरेक्टर के हिसाब से उनको कुछ कॉमन नेम दिया जाता है। तो क्लब मॉस भी एक कॉमन नेम है एक टेरिडोफाइट्स का, जिसे हम लोग कहते हैं लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम को जनरली कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, क्लब मॉस कहते हैं। ये एक टेरिडोफाइट्स का मेंबर है, इसके नाम में मॉस लिखा है लेकिन ये एक्चुअल में मॉस नहीं होता है। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि स्टारफिश हेमिकॉर्डेट्स का मेंबर जो है कि काइनोडर्मेट्स का मेंबर है, फिर भी उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टारफिश कहते हैं, वो जबकि फिश नहीं है। उसी तरीके से क्लब मॉस भी कोई मॉस नहीं, ये टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट्स कौन सा है, लाइकोपोडियम, और मेंबर किसका है, ये टेरिडोफाइट्स है। तो करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेज इज इंडिपेंडेंट इन। ये भी क्वेश्चन टेरिडोफाइट से ही दिया गया है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम एल्गी पढ़ते हैं, एल्गी में क्या होता है कि एल्गी हमारा क्या है, इसमें जो है गैमेटोफाइटिक इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। फिर हम ब्रायोफाइट्स पे चलें तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि यहाँ पे भी गैमेटोफाइटिक इंडिपेंडेंट होता है और स्पोरोफाइटिक इस पे डिपेंडेंट होता है। लेकिन लास्ट में जाते जाते इसमें थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस वगैरह होना स्टार्ट हो गया था स्पोरोफाइट में, और ये जो है कि पार्शियली डिपेंडेंट हो गया था मॉसेस वगैरह में आते आते। अब ब्रायोफाइट से जब हम चलते हैं किसके साइड, टेरिडोफाइट्स के साइड चलते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में आते ही क्या होता है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। टेरिडोफाइट्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है कि गैमेटोफाइट धीरे धीरे जो है कि एकदम रिड्यूस हो जाता है और इनका जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि स्पोरोफाइटिक कंप्लीटली डोमिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, ये तो हमें ऐसा कौन सा ग्रुप है जहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो ग्रुप कौन सा है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं, तो दोनों के पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस। इसमें से कौन सा ग्रुप है जो कि हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरी क्या होता है, जब जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप, मतलब दो डिफरेंट टाइप के स्पोर जब प्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी जो है वो हमने वहाँ पे देखा था, टेरिडोफाइट्स में देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं। जो छोटे साइज के स्पोर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ये माइक्रोस्पोर्स है, और जो बड़े साइज के स्पोर होते हैं उसे कहते हैं मेगास्पोर्स है। माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या होती है, मेल गैमेट्स बनाती है, और मेगास्पोर्स आगे चल के जो है फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये आपको याद करने वाली चीज़ है, सिलाजिनेला जो है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हेट्रोस्पोरस। 9 जो है ग्रुप जिसके अंदर हमें हेट्रोस्पोरस देखने को मिलता है, तो उसमें से सिलाजिनेला भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबोलिक सिफेनोस्टील इज फाउंड इन। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिफेनोस्टील का मतलब क्या होता है। सिफेनोस्टील का मतलब होता है प्रोटोस्टील विद पिथ। प्रोटोस्टील विथ पिथ मतलब कि जो प्रोटोस्टील होता है अगर उसके साथ पिथ प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिफेनोस्टील। सिफेनोस्टील क्या हो, जैसे कि हमने जब स्टीलर सिस्टम पढ़ा था कहाँ पे, टेरिडोफाइट्स में, तो हमने 2 प्रकार के स्टील पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था प्रोटोस्टील, दूसरा हमने पढ़ा था सिफेनोस्टील। प्रोटोस्टील में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे पिथ एब्सेंट होते हैं, और सिफेनोस्टील में क्या होता है कि यहाँ पे पिथ प्रेजेंट होते हैं। तो सिफेनोस्टील को इन शॉर्ट में कहा जाता है कि प्रोटोस्टील विथ पिथ। पिथ के साथ जो प्रोटोस्टील प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग सिफेनोस्टील कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है यहाँ पे बोथ। एम्फी का मतलब यहाँ पे क्या, कहीं पे भी एम्फी का मतलब होता है बोथ, और फोलिक का मतलब होता है फ्लोएम। फ्लोएम इस वर्ड का कंप्लीट मतलब ये हुआ कि जब जाइलम के, ये हमारा मान लो जाइलम है, जब जाइलम के दोनों साइड पे, जब जाइलम के दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट हो, फ्लोएम प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये मान लो मेरे पास जाइलम है और ये दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फी फोलिक
सिफनोस्टील, एम्फीफोलिक सिफनोस्टील। जब क्या होता है जाइलम के दोनों साइड पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एम्फीफोलिक सिफनोस्टील। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है, ऐसा कौन सा मेंबर है जिसके अंदर एम्फीफोलिक सिफनोस्टील पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है मार्सिलिया। मार्सिलिया ही एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एम्फीफोलिक सिफनोस्टील देखने को मिलता है। उसकी स्माइली ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये हो गया मार्सिलिया करेक्ट ऑप्शन। लाइकोपोडियम, सिलेजिनिला, इक्वेसिटम। लाइकोपोडियम में मेनली प्रोटोस्टील देखने को मिलता है और लाइकोपोडियम के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके के हमें प्रोटोस्टील देखने को मिलते हैं। सिलेजिनिला में भी आपको प्रोटोस्टील देखने को मिलेगा, वो भी हैप्लोस्टील वाला देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इक्वेसिटम में भी आपको स्टीलर सिस्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट मॉस इज अनदर नेम ऑफ जीनस। जो पीट मॉस है उसे किस जीनस को हम लोग पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता है कि हमने जब ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो हमने वहाँ पे एक मेंबर पढ़ा था स्फैगनम के बारे में। स्फैगनम क्या था? स्फैगनम एक मॉसेस था और मॉस होने के साथ साथ इसमें क्या फीचर्स थे कि ये पीट मॉस का फॉर्मेशन करता था। कैसे? इसकी जो ग्रोथ होती थी वो डाइकोटोमस होती थी। पीछे की जो चीज़ें थी वो डेथ एंड डीके मेथड की वजह से बार बार डिग्रेड हो जाती थी और आगे जो है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि ये जिस इन्वायरमेंट में डिग्रेड होता था वहाँ पे थोड़ा एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखता था। उसकी वजह से जो नॉर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता था, इसलिए पार्शियली डिकम्पोज चीज़ें जो हैं एक दूसरे के ऊपर सेटल डाउन हो जाते थे और पीट का फॉर्मेशन करते थे। तो स्फैगनम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीट मॉस या कॉमनली हम लोग इसे कहते हैं पीट मॉस। स्फैगनम इज कॉल्ड एज द पीट मॉस, ठीक है। लाइकोपोडियम जो है वो एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है, जबकि स्फैगनम क्या है, एक प्रकार का ब्रायोफाइट्स है। स्पाइक मॉस किसे कहा जाता है और कॉर्ड मॉस, कॉर्ड मॉस हम लोग कहते हैं फ्यूनेरिया को, जो कि एक प्रकार का मॉसेस है और ये किसका मेंबर है, ब्रायोफाइट्स का मेंबर है। और वहीं पे स्पाइक मॉस हम लोग कहते हैं, स्पाइक मॉस हम लोग कहते हैं सिलेजिनेला को, जो आप लोगों ने मार्केट वगैरह में देखा होगा कि कहते हैं कि ये संजीवनी है। वो सूखा सूखा सा रहता है, मार्केट में से आपको बोलते हैं कि ले जाओ घर में पानी में रखोगे या फिर बाल्टी में वो लोग रख के देखते हैं तो वो पूरा खिल जाता है, उसकी लीव्स प्रॉपर खिल जाती हैं। तो वो कुछ और नहीं, वो सिलेजिनेला ही होता है। सिलेजिनेला के जो सेल्स होती हैं उनमें रिकरेंटेशन का प्रोसेस होता है, मतलब कि जब पानी उन्हें नहीं मिलता है तो अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ लेती हैं और जैसे ही वो वाटर के एफिशिएंसी में आती है तो वो फिर से अपने आप को फैला लेती हैं। इसलिए पहले वो लोग उसे पानी नहीं देते जिसकी वजह से वैसा सिकुड़ी रहती हैं, फिर जब वो वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो खिल जाती हैं। तो कल लगता है कि ये पहले से सूखा सूखा था और बाद में खिल गया, तो वो सिलेजिनेला ही है जिसे हम लोग स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं। उसी को शॉर्ट फॉर्म में आपके यहाँ जो है संजीवनी के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोक्लैड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। जो फाइलोक्लैड्स होते हैं वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होते हैं? आप सब ने अगर कोई मरुस्थली प्लांट, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं उसे, नॉर्मली हम लोग के गांव में उसे कहते हैं हम ओपेंशिया, जिसे कहते हैं नागफनी, नागफनी जिसे कहते हैं हम। नागफनी में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि इस तरीके से नागफनी का नीचे से एक ब्रांच आ रहता है, उसके बाद इस तरीके से चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ उसमें लगी रहती है, इस तरीके से चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ उसमें लगी रहती हैं और उस चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ में क्या होता है, ऐसे पूरे पूरे ग्रुप में कांटे लगे होते हैं, ऐसे पूरे पूरे ग्रुप में कांटे लगे होते हैं। तो वो क्या है, नागफनी का प्लांट है। तो नागफनी के प्लांट में आप क्या देखेंगे, ये जो आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कैसा लीफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लीफ जैसा। ये लीफ ना हो के ये क्या होता है, ये स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम क्या होती है, कंप्रेस्ड हो जाती है और वो क्या होती है, ग्रीन कलर की रहती है और फोटोसिंथेटिक करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और जो लीफ होते हैं वो स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाइड जाते हैं। जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो होती हैं वो स्पाइन्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाती हैं और जो हमारे पास स्टेम होता है वो लीफ के फॉर्म में मॉडिफाइड जाती है। जो स्टेम होता है वो किस फॉर्म में मॉडिफाइड जाता है, लीफ के फॉर्म में। तो आपको क्या देखने को मिला कि आपका जो स्टेम है वो मॉडिफाइड जाता है लीफ की तरह, ताकि ट्रांसपिरेशंस कम हो, उनका वाटर का जो लॉस है वो कम हो। इसलिए क्या करते हैं, स्टेम ही कंप्रेस्ड होकर लीफ की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं और लीफ जो है वो स्पाइक्स कांटों के रूप में कन्वर्ट जाती है। इस मॉडिफिकेशन को कहते हैं फाइलोक्लैड। और फाइलोक्लैड किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन। यहाँ पे स्टेम मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है, लीफ का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। स्टेम मॉडिफाइड होकर लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनाती है और ये इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन होता है उसे कहते हैं फाइलोक्लैड। नागफनी में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। नागफनी में नागफनी नहीं, एलोवेरा में आप जो पत्ती तोड़ते हैं वो एक्चुअल में जो है कि जो स्पाइन्स के रूप में मॉडिफिकेशन होता है वो उनकी लीव्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं,
ये दिया है प्लेसेंटेशन ऑफ टोमेटो इज, टोमेटो का जो प्लेसेंटेशन होता है वो किस तरीके का होता है। प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओवरी के अंदर, इनसाइड ओवरी, इनसाइड द ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, इनसाइड द ओवरी जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का, सीड का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जब आप इस तरीके से टीएस कट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फ्रूट में इस तरीके से जो है कि इस तरीके से आपके फ्रूट में वॉल बन चुकी हैं, इस तरीके से वॉल बन चुकी हैं और इस वॉल में यहाँ पे आपको सीड देखने को मिलेंगे। तो आपको ये कुछ नींबू जैसा दिख रहा होगा, तो उसमें इस तरीके से होता है, नींबू, संतरा, जो भी सिट्रस फैमिली होती है वहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है। पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से हमने कट किया तो हमें जो सीड देखने को मिलेंगे यहाँ पे पेरिफेरी में ही देखने को मिलेंगे, इनके बीच में कोई भी वॉल नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये साइड में देखने को मिलेंगे। फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होगा कि आपने इस तरीके से कट किया, आपको यहाँ पे सिर्फ एक गोला सा दिख रहा है, वो कहाँ से अटैच्ड है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और लास्ट में क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मतलब जो है मार्जिन पे, जैसे आपने बीज में देखा, पी में देखा होगा किस तरीके से मार्जिन पे क्या होते हैं, सीड लगे होते हैं और ये पॉट होता है, इस तरीके से पॉट होता है और यहाँ पे जो है इस तरीके से सीड लगे होते हैं, तो ये होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो टमाटर याद करिए, एक बार मैं आपको टमाटर का फिगर दिखाती हूँ। ये रहा आपका टमाटर, और टमाटर में देखिए किस तरीके का प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलता है। सीड कहाँ है, यहाँ पे लगी हुई है, सीड जो है वो देखिए यहाँ पे लगी हुई है। और आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक प्रकार की वॉल बनी हुई है। अगर आपने टमाटर कट किया होगा सलाद के लिए तो आपको कुछ ऐसा दिखा होगा ना अंदर यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एक्साइल प्लेसेंटेशन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या कि जो सीड है वो एक दूसरे से सेपरेट है बाय ए वॉल, तो इस प्रकार का प्लेसेंटेशन कहलाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एडिबल फ्लैसी पार्ट ऑफ द मैंगो इज कॉल्ड। जो एडिबल फ्लैसी पार्ट होता है मैंगो का, उसे हम लोग क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो फ्रूट होती है, जो फ्रूट होता है उसका फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है, ओवरी से होता है। फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। और ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल बनाती है। क्या होता है, ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी की जो वॉल होती है वो आगे चल के क्या बनाती है, फ्रूट वॉल बनाती है। और फ्रूट वॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट वॉल को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, एपिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प और लास्ट में क्या है, एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प और लास्ट में क्या है, एंडोकार्प। तो यहाँ पे पेरिकार्प क्या है, कंप्लीट जो आपका तीनों लेयर होता है उसे कहते हैं पेरिकार्प। अब हमको बात करनी है किसके बारे में, मैंगो के बारे में बात करनी है कि आम के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है। तो सपोज करिए कि आप आम खा रहे हैं, भी तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, एक छिलका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिकार्प। जो कवरिंग होती है जिसे हम लोग छिलका कहते हैं वो क्या होता है, वो होता है एपिकार्प। छिलका छिलने के बाद आप क्या खाते हो, छिलका छिलने के बाद जो आपका येलो वाला पार्ट आता है आप उसे खाते हो, मतलब कि आप जो गुद्दा खाते हो वो क्या होता है, वो होता है मीजोकार्प, वो क्या होता है, मीजोकार्प। और लास्ट में आपके पास बचती क्या है, गुठली बचती है। गुठली आपको जो हार्डी पार्ट देखने को मिलता है वो होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। जब भी आप अगर गुठली को फाड़ के देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको सीड देखने को मिलेंगे। तो अंदर वाला पार्ट क्या है, एंडोकार्प। जो आप खाते हो वो क्या है, मीजोकार्प। और सबसे बाहर जो छिलका होता है उसे हम लोग कहते हैं एपिकार्प। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन आता है मीजोकार्प। मीजोकार्प ही वो पार्ट होता है मैंगो का जिसे हम लोग खाते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम लोग लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो एरिल खाते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फ्रूट्स में पूछ सकता है कि आप उसका कौन सा पार्ट खाते हो। ठीक है, जैसे गुआबा में पूछेगा तो गुआबा में हम लोग सारा पार्ट खाते हैं, सीड सहित खा जाते हैं। तो इस तरीके से पूछता है कि आप फ्रूट का या प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हो, या इस फ्रूट का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट का
वाटर, आप सबको पता है कि कोकोनट का वाटर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सब लोग पीते भी होंगे, जिसको बीमारी होती है उसको तो घर वाले ज़बरदस्ती पिलाते होंगे। तो कोकोनट वाटर जो होता है वो एक्चुअल में किस चीज़ से मिलके बना होता है? पहले देखिए, जब कच्चा होता है नारियल तो उसमें वाटर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे वो पकने लगता है उसमें वाटर कम होने लगता है। तो ऐसा क्यों? जो लिक्विड पार्ट होता है वो कन्वर्ट जाता है नारियल की गरी में, जो आप लोग खीर में डालते हो, नारियल की गरी जो प्रसाद में मिलता है, वो जो गरी होती है वो उसी लिक्विड का कन्वर्ट फॉर्म होता है। जब नारियल कच्चा होता है तो वो उस लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब वो फिर मैच्योर जाता है तो वो उस तरीके से गरी बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं लिक्विड जो है कि मीजोकार्प, कि वो लिक्विड मीजोकार्प होता है, लिक्विड एंडोकार्प होता है, डीजेनरेटेड लिक्विड एंडोकार्प होता है, और लास्ट में क्या दिया है, लिक्विड एंडोस्पर्म्स होता है। आपको पता होगा कि जो आप नारियल लाते हो, जब आप नारियल पानी पीते हो तो कैसा होता है, हरा हरा सा होता है, कवरिंग होती है, तो वो होता है उसका एपिकार्प। वो होता है उसका क्या, एपिकार्प। जो आप देखते हो, जो हरा हरा पार्ट आपको देखने को मिलता है जब आप कच्चा नारियल पीने के लिए लाते हो, वो वाला। उसके बाद जब आप प्रसाद चढ़ाने के लिए नारियल लाते हो तो आपको सबसे बाहर क्या दिखता है, वो हरा वाला पार्ट नहीं दिखता, तब आपको रेशा वाला पार्ट दिखता है, जिसे हम लोग छील के उसके बाद जो है कि हम लोग प्रसाद के लिए नारियल रखते हैं। तो वो जो रेशेदार पार्ट होता है वो होता है उसका मीजोकार्प, वो होता है उसका मीजोकार्प। और ये इसलिए रेशेदार होता है ताकि वो पानी, नारियल वगैरह की जो खेती होती है वो समुद्र कोस्टल एरिया में होती है, तो वो पानी में स्विम करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, डूबे ना वहाँ पे, इसलिए वो इस तरीके से जो है कि फाइबरस होता है और लाइट वेटेड होता है। उसके बाद जब नारियल को आप छील लेते हो तो उसको जब फोड़ते हैं तो उसका जो ऊपर का सेल निकलता है उसे कहते हैं एंडोकार्प। उसे क्या कहते हैं, एंडोकार्प। तो फ्रूट तो वो वाला पार्ट हो गया, मतलब कि ना तो मीजोकार्प सही आंसर है, ना तो एंडोकार्प सही आंसर है, ना तो यहाँ का एंडोकार्प सही आंसर है। जो हमारे पास वाटरी कोकोनट होता है वो क्या होता है, वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म्स, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी जिसे कहते हैं। तो फिर बाद में वो सेलुलर फॉर्म में कन्वर्ट जाता है। होता क्या है कि जो एंडोस्पर्म्स होते हैं उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, मतलब हमारे पास एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे हमारे पास जो है कि एंडोस्पर्म्स के लिए जो प्राइमरी सेल्स थे उसका फॉर्मेशन हो गया। अब ये सेल्स जो है कंटिन्यूअस डिवाइड करेंगे पर अपने चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। फिर आफ्टर द मैचुरेशन क्या होता है कि इसके चारों तरफ ये अपने न्यूक्लियर फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट जाती है, ये कन्वर्ट जाती है सेलुलर फॉर्म में। तो सेलुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट जाती है तो वो प्रॉपर एक वॉल में अरेंज हो जाती है, जो कि हम लोग एज अ फूड की गरी के रूप में यूज करते हैं। तो लिक्विड वाला पार्ट जो पानी पीते हैं वो क्या है, वो उसका न्यूक्लियर फॉर्म है, और जो गरी वाला पार्ट है वो क्या है, उसका सेलुलर फॉर्म है। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 4 हो गया था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है ये किस जो है कि प्लांट में पाया जाता है। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का मतलब देखिए, इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एट द पेडंकल। जो पेडंकल होता है उसके ऊपर जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है यहाँ पे सिंगल फीमेल होती है, यहाँ पे सिंगल फीमेल होती है, और यहाँ पे ग्रुप में क्या होते हैं, मेल होते हैं। मेल क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, मेल इन ग्रुप। और दूसरी बात ये कि ये कप शेप होती हैं, कैसी होती हैं, कप शेप स्ट्रक्चर होती है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होता है। तो साइथियम क्या है, साइथियम एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जिसके अंदर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और मल्टीपल मेल प्रेजेंट होते हैं विथ अ सिंगल फीमेल। तो इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये आपको यूफोर्बिया के मेंबर में या यूफोर्बिया स्पीसीज जीनस में आपको देखने को मिलेगा। यूफोर्बिया जिसमें रेड आता है, जिसे हम लोग अरंडी भी कहते हैं, तो ये यूफोर्बिया का मेंबर है जहाँ पे आपको साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। पूछ सकता है कि फाइकस में किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। हमारे गांव में पहले लोग कहते थे कि गुल्लर का फूल जिसको मिल जाता है ना, वो उसके पास समझो कि कुबेर का धन हो जाता है, उसके पास उसका धन कभी खत्म नहीं होता है। तो हम लोग भी सोचते थे कि यार ये प्लांट इतना बड़ा मेरे घर पे है पर कभी फ्लावरिंग नहीं होती। बाद में हमें पता चला कि जिसे हम लोग उसका फ्रूट समझते थे वही उसका फ्लावर था, क्योंकि वो फाइकस मतलब कि वो जो अंजीर होता है या जो गुलर होता है उसमें हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है और वो कवर रहते हैं। वो हमारे जैसे कि गुड़हल और गुलाब की तरह खिलते नहीं है, उनका जो फ्लावर होता है
बहुत सारे नंबर में एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे गांव में लोग, हम लोग को पहले बच्चों ने पागल बनाते थे कि जो गूलर होता है इसका फ्लावर रात को 12 बजे खिलता है, कोई देख नहीं पाता है, अगर किसी को मिल जाता है वो जहाँ पे रख देता है वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम लोग भी सोचते थे कि यार हम लोग को मिल जाता तो हम लोग अपने पैसे में रख लेते, गुल्लक में डाल देते, तो फिर कभी नहीं खत्म होता। तो ऐसी चीज़ें बचपन में हम लोग के साथ होती थी। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है तो लगता था कि यार ये लोग हम लोग को बचपन से कितना पागल बना रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्यूनिका कार्पस, यहाँ पे कैंपस नहीं कार्पस होगा। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही किया गया था या हम ही वो बच्चे थे जिसको इस तरीके से पागल बनाया जाता था। यहाँ पे दिया है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की थ्योरी है जो कि बताती है कि प्लांट में जो एपिडर्मिस है, जो एंडोडर्मिस है, जो कॉर्टेक्स है, जो पेरिसाइकल है, उसका ओरिजिन कौन से पार्ट से हुआ था। तो ट्यूनिका कार्पस में जो ट्यूनिका वाला पार्ट है, माना जाता है कि जो ट्यूनिका वाला पार्ट है इससे जो है कवरिंग जो एपिडर्मिस है उसका फॉर्मेशन होता है, और कार्पस जो लेयर होती है उसी से आगे चल के एक मास ऑफ सेल बनती है जो कि आगे चल के कंप्लीट जो है सेल्स का फॉर्मेशन या कंप्लीट जो भी चीज़ें हैं, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, वेस्कुलर सिस्टम है, पिथ है, सब चीज़ का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कार्पस से होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है सी नागेली दिया है, हेंस्टीन दिया है, सेजमिट दिया है और वॉन सॉक्स दिया है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, सेजमिट। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था किसके बारे में, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में बताया था। सी नागेली ने बताया था किसके बारे में, ये हेंस्टीन ने बताया था हिस्टोजन थ्योरी के बारे में, और यहाँ पे सी नागेली ने बताया था एपिकल सेल थ्योरी के बारे में। और जो वॉन स्टॉक है इन्होंने बताया था कि प्लांट में स्टार्च जो है वो स्टोर फूड मटेरियल है। तो हर साइंटिस्ट का अपना जो है कंट्रीब्यूशन है, आप सबका कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे किसने क्या बताया था। और जो है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका कार्पस के बारे में पूछा है तो वो आप जान गए कि सेजमिट ने ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिया था। उसमें ट्यूनिका जो है वो बाहर की कवरिंग बनाती है, एपिडर्मिस बनाती है, बाकी सारी जो लेयर होती है वो कौन बनाता है, कार्पस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल रूट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, जो लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है। तो दो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, एक पूछा जाता है कि एपिब्लेमा या एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, या रूट हेयर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटरल रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। लेटरल रूट जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरीके से रूट्स प्रेजेंट है, एक रूट ऐसे आई है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो साइड वाली रूट बनती है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो उसका फॉर्मेशन होता है पेरिसाइकल वाले रीजन से। एंडोडर्मिस के अंदर जो पेरिसाइकल वाला रीजन होता है वहाँ से लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रूट हेयर्स होते हैं, जो क्या होती है, रूट हेयर्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है हमेशा एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से रूट हेयर बनते हैं और पेरिसाइकल से क्या बनती है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। कॉर्क कैम्बियम से आगे चल के फेलोजन, फेलोडर्म और फेरम का फॉर्मेशन होता है। एंडोडर्मल सेल्स जो होती हैं वो तो मान लीजिए एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है उसे एंडोडर्मल सेल्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स जो है कि वो तो एपिडर्मिस से बाद वाली लेयर होती है, वहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं बनता। बॉर्डेड पिट आर फाउंड इन, जो बॉर्डेड पिट्स होते हैं वो वेसल सेल्स में पाई जाती हैं। जो जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, वेसल्स, ट्रैकेट, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो बॉर्डेड पिट्स होती हैं वो वेसल्स वॉल से फॉर्मेशन इनका होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया, अच्छा क्वेश्चन चेंज हो गया है। बॉर्डेड पिट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वेसल वॉल से बॉर्डेड पिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ है उनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो ड्रेसिना, नाइकेंथस, बोहाविलिया और ऑल ऑफ द अबव। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब अब नॉर्मल तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो मतलब कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जो नॉर्मल तरीका है उससे हट के जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। ड्रेसिना में भी देखने को मिलता है, नाइकेंथस में कॉर्टिकल रीजन में वैस्कुलर बंडल चले जाते हैं, बोहाविलिया में कंटिन्यूअस रिंगिंग हो जाती है। और इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द मतलब इसमें चारों जो ऑप्शन है उसमें क्या आपको देखने को मिलती है, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
लिविंग फॉसिल्स, इसमें से किसको हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं? तो ये क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से लिया गया है कि लिविंग फॉसिल्स किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हमने पढ़ा था जिंकोगेल्स मेंबर के बारे में, हमने शॉर्ट में वीडियो बनाई थी, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो जिंकेगो बायलोबा है वो क्या है, वो एक सिंगल स्पीसीज है, एक सिंगल जीनस है जो कि पाया जाता है किसका, जिंकोगेल्स के मेंबर का। सिर्फ एक सिंगल जो है कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप इसे कहा था, क्योंकि एक ही फाइलम है, एक ही जो ग्रुप है, एक ही जीनस जो है वो आज हमें एग्जिस्टेंस में दिखता है, बाकी सारे फॉसिल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसलिए जिंकेगो बायलोबा को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। मतलब सारे फॉसिल्स हैं लेकिन ये एक ही है जो एग्जिस्टेंस में है, जो लिविंग में है, इसलिए जिंकेगो बायलोबा को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉसिल्स आर फॉर्म्ड ऑन विच टाइप ऑफ द रॉक्स। जो फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार के रॉक्स पे होता है, किस प्रकार की जो चट्टानें होती है वहाँ पे फॉसिल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन होता है सेडिमेंटेशन रॉक्स। सेडिमेंटेशन रॉक में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेडिमेंटेशन रॉक का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये कोई नदी का तलहटा है, मान लीजिए यहाँ से कोई जो है झरना या कोई नदी बह रही थी और यहाँ से वो ऐसे बैंड हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, सेडिमेंट होती रहती है, मिट्टी सेडिमेंट होती रहती है, किनारे किनारे पे मट्टी जैसे डेल्टा वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे सेडिमेंटेशन होता है रॉक्स का, जहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक्स मतलब कि कोई चीज़ आके सेडिमेंट होती है, उस तरीके से लेयर वाइज चीज़ें का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे आपको फॉसिल्स बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई थी और फिर से इसके ऊपर जो है लेयर बनती गई और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, कम्प्लीटली फॉसिल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सेडिमेंटरी रॉक्स पे ही हमेशा फॉसिल्स का फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप ऑफ। जब पेट्रिफिकेशन वर्ड है, कंप्रेशन वर्ड है या फिर जो है इम्प्रेशन वर्ड है, वो क्या होता है? इम्प्रेशन में क्या होता है कि जब फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी का कोई इम्प्रेशन, कोई छाप पड़ जाता है आपके स्टोन पे, आपके जो है किसी मड एरिया में, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्रेशन। कंप्रेशन क्या क्या होता है, कंप्लीट बॉडी कंप्रेस्ड होकर एज ए इम्प्रेशन के फॉर्म में रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन कंप्लीट बॉडी वहाँ पे कंप्रेस्ड हुई रहती है, तो उसे कहते हैं कंप्रेशन। पेट्रिफिकेशन क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके का फॉसिल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इनऑर्गेनिक मैटर से रिप्लेस जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पेट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स है फॉसिल से रिलेटेड। ऑप्शन देखिए कितना आसान सा ऑप्शन दिया, अगर किसी को कुछ भी ना पता हो इम्प्रेशन, कंप्रेशन और पेट्रिफिकेशन, बस ये पता हो कि ये टर्म हमने फॉसिल्स वाले यूनिट में पढ़े थे, तो आप बता सकते हैं कि बैक्टीरिया, स्पोर और वायरस तो ये है ना, ये एक प्रकार के क्या है, फॉसिल्स हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी सिचुएटेड। आप सबको पता है कि जो फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी है वो कौन है, बिरबल साहनी। इनका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया था वो आपके सिलेबस में दिया, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो वो है लखनऊ। लखनऊ में ही इन्होंने अपना जो है इंस्टीट्यूट बनाया था, जो कि आज हमारे इंडिया का बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे हम पैलियोबॉटनी से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो ये लखनऊ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉसिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। जो फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस है इसे और किस नाम से हम लोग जानते हैं? लास्ट ऑप्शन दिया है टिंडरलाइजेशन। जब आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन वगैरह चैप्टर पढ़ा होगा, सरफेस एरिया वगैरह, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या था कि जब हम लाइट को ऐसे पास करते हैं किसी भी लिक्विड में जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो लाइट्स जो है जिगजैग वे में जो है मूव करते हैं, उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते थे। तो टिंडलाइजेशन तो प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है नहीं, मतलब फॉसिलाइजेशन से रिलेटेड है नहीं। उसके बाद पेस्चराइजेशन क्या होता है कि दूध को, जो मिल्क होता है उसे 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक गर्म करना, फिर ठंडा करना, वो वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिल्क को क्या कहते हैं, स्लाइस करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉस्चराइजेशन कहते हैं। एसिमिलाइजेशन किसे कहते हैं? एसिमिलाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एसिमिलाइजेशन। अडेप्टेशन और एसिमिलाइजेशन दो चीज़ें होती हैं। अडेप्टेशन क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन हमारे जेनेटिक मेकअप में फिक्स हो गया होता है, मतलब कि अडेप्टेशन मतलब कि हमारे शरीर पे बाल, जैसे जो ठंडे इलाके में जानवर होते हैं उनके बाल बड़े, उनके शरीर पे जो बाल होते हैं बड़े होते हैं, गर्म इलाकों में छोटे होते हैं। ये हमने अपने से नहीं किया है, ये धीरे धीरे हमारे जेनेटिक मेकअप में फिक्स हो गया है, इस प्रकार का एडेप्टेशन है। जैसे अभी हमने पढ़ा फाइलोक्लैड के बारे में, तो वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो स्टेम होती है वो लीफ में मॉडिफाइड हो जाती हैं, तो ये एक प्रकार का एडेप्टेशन है क्योंकि ये जेनेटिकली फिक्स हो चुका है। आप
मरुस्थल से उठा के प्लांट अपने यहाँ भी रखेंगे तो वो उसी तरीके का आपको शो करेगा सिम्टम्स, उसी तरीके के उसके कैरेक्टर्स होंगे, मतलब कि लीफ स्टेम हमेशा लीफ में मॉडिफाइड हो जाएगी। लेकिन जो एसिमिलाइजेशन होता है, जैसे कि हमें बहुत ठंडे इलाके में जाना तो हम अच्छे से ब्लेजर वगैरह पहन लेंगे, अच्छे से अपने आप को कवर कर लेंगे, तो ये भी एक प्रकार का एसिमिलाइजेशन जो कि ह्यूमन करता है। इसी तरीके से प्लांट भी अलग अलग तरीके के एसिमिलाइजेशन करते हैं जो कि जेनेटिकली फिक्स नहीं होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं जो कि इनको इनके इन्वायरमेंट से बचाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। जो आपका करेक्ट ऑप्शन जाता है वो क्या हो जाता है, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ही एक तरीका है, प्रिजर्वेशन का ही एडवांस फॉर्म क्या है, फॉसिलाइजेशन। जैसे कि प्रिजर्व होती हैं चीज़ें जो कि आगे चल के फॉसिल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लैक्स फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम या फिर डिराइव फ्रॉम। तो फ्लैक्स फाइबर्स क्या है, फ्लैक्स मतलब अलसी, अलसी की जो अलसी से जो रेशे मिलते हैं वो उसके कौन से पार्ट से मिलते हैं, तो उसके स्टेम से, उसके स्टेम की जो स्किन होती है, जो बाहर की लेयर होती है, वहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्या, वहाँ से हमको मिलता है फ्लैक्स फाइबर्स। तो स्टेम या बार्क से हमको क्या देखने को मिलता है, स्टेम या बार्क से हमको क्या मिलता है, फ्लैक्स फाइबर, या जिसे कहते हैं स्किन से मिलता है उसके हमें फ्लैक्स फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पोलन ऑफ द पाइनस कैन बी फ्लोट द एयर इन द एयर फॉर अ लार्जर पीरियड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस होने की वजह से हमारे जो पाइनस है उनकी जो सीड है वो काफ़ी दूर तक जो है फ्लोट कर सकते हैं। आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म के पहले तक जो टेरिडोफाइट तक था और हमारे कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस, जैसे जिनकेगो, वो भी क्या है, फ्लैजिलेटेड है, उनके जो मेल गैमेट्स है वो फ्लैजिलेटेड है ताकि वो वाटर में मूव कर सके। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में तो पहली बार जो है एयर से पॉलिनेशन जो है हमारे जिम्नोस्पर्म में हमें देखने को मिलता है। तो पाइनस ने एक मॉडिफिकेशन की कि पाइनस का जो पोलन था उसके पास क्या थे, एंटाइन था और एक्साइन था। इसकी एक्साइन ने इस तरीके से एक कप लाइक, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम लोग सैकस कहते हैं। इसकी वजह से ये जो है हवा में काफ़ी दूर तक फ्लोट कर सकते हैं। ये पंख लाइक स्ट्रक्चर से विंग्स भी कहा जाता था, जिसकी वजह से ये बहुत दूर तक फ्लोट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 होता है। एक्साइन की एक्साइन जो होता है वो विंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट जाता है जो कि इसको दूर तक फ्लोट करने में हेल्प करता है। तो ये पाइनस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि विंग्स, पोलन ग्रेन में विंग्स कौन से ग्रुप में पाया जाता है, किस मेंबर में पाया जाता है, किस जीनस में पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हुए भी आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिया है स्पोरोपोलिन इज सीन इज। ये इस क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता कि स्पोरोपोलिन कहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको पता है पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है, जो पोलन हमारे पास होता है उसका जो एक्साइन होता है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, स्पोरोपोलिन देखने को मिलता है। ये हीट रेजिस्टेंट होता है, एसिड और एल्कलाइन रेजिस्टेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिलगोजा सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम। चिलगोजा सीड कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, तो जो पाइनस जियार्डियाना पाइनस की जो जियार्डियाना स्पीसीज है वहाँ से हमें जो सीड मिलता है उसे हम लोग चिलगोजा सीड कहते हैं और ये ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये देखिए फिगर है चिलगोजा सीड का और इसे हम लोग ड्राई फ्रूट के फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट तो बनता नहीं, सीड को ही हम लोग रोस्ट करके या इसके जो है कि कुछ डिशेज भी बनती हैं, तो चिलगोजा सीड हम लोग ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द टैपिटम। टैपिटम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इट इज़ ये क्या करता है, ये फूड को स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। जी देखिए यहाँ पे इट इज़ यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है या फिर ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है या फिर इट नरिश द मेगास्पोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे क्योंकि मेगास्पोर्स यहाँ पे दिया है कि ये किसको नरिश करता है, मेगास्पोर को नरिश करता है। तो ये मेगास्पोर्स को नहीं बल्कि ये माइक्रोस्पोर्स को नरिश करता था, ना कि मेगास्पोर्स को। वहीं पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है तो ये जो आपका टैपिटम होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ये फूड को स्टोर नहीं करता, तो ये गलत बात है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी गलत बात है, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। अभी हमने देखा था कि बिरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा जाता है। किसको, बिरबल साहनी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी और इनका जो रिसर्च सेंटर प्रेजेंट है वो कहाँ है, लखनऊ में प्रेजेंट है। लास्ट क्वेश्चन दिया है सैकस। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, यहाँ पे SACCUS होगा। जो सैकस है, ये सैकस वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है एक्साइन के लिए, किसके, पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एंटाइन नहीं, एंटाइन के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट ऑप्शन है विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस, तो विंग्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन एग्जैक्टली एक्साइन से ही ओरिजिनेट होता है इनका विंग्स, और सीड के लिए नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी मुझे करेक्ट
लग रहा है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन कम्प्लीटली करेक्ट है आपके हिसाब से। तो ये था 40 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को अगर हमारे पास मिलते हैं, कहीं के PYQs मिलते हैं तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो चुके हैं तो आप अपने PYQs हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने अपने सीनियर्स वगैरह से अगर कोई PYQs लिया है तो हमारे चाहे हमारा लेट्स स्टडी इंडिया का जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है या फिर जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम वो क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस कर सकें, जिससे कि अदर स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।